आप सुबह उठे, पेट्रोल भरवाने गए और पंप वाले ने कहा आज तेल नहीं है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, आज दुनिया के कई देशों में लगभग यही हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी, वो रास्ता जिससे दुनिया का हर 5वां तेल का टैंकर गुजरता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और ब्रेंट क्रूड $120 पार कर चुका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब पहले भी हो चुका है। जी हाँ, वही ईरान, वही अमेरिका, वही तेल, वही टेंशन। दरअसल अमेरिका और ईरान एक ऐसी फिल्म को दोबारा शूट कर रहे हैं जो पहली बार 1953 में बनी थी। बस उस टाइम पर कैमरा नहीं थे और इसीलिए आपने ये कहानी सुनी नहीं। इस कहानी का नाम है ऑपरेशन एजैक्स। 1953 में भी तेल था, अमेरिका था, ईरान था और एक इंसान था जिसने कहा हमारा तेल हमारा हक। बस यही कहना उसके लिए इतना महंगा पड़ा कि उसकी पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, रातों रात उखाड़ फेंकी गई। और यह काम किसी दुश्मन देश ने नहीं, बल्कि दुनिया में डेमोक्रेसी का झंडा उठाने वाले अमेरिका ने किया। आज जो आग हॉर्मुज में जल रही है, उसकी चिंगारी 70 साल पहले वॉशिंगटन के एक बंद कमरे में फेंकी गई थी। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया यहां तक पहुंची कैसे, तो पहले आपको 1953 को समझना होगा। साल 1953 महीना अगस्त, ईरान के शहर तेहरान में हलचल मची हुई थी। एक तरफ जिंदाबाद के नारे थे तो दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ईरान के पीएम को हटाने के लिए ये पूरा मूवमेंट चल रहा था। लेकिन इन नारों के पीछे का असली खेल तेहरान में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और लंदन के बंद कमरों में खेला जा रहा था। इस खेल का मोहरा थे मोहम्मद मोसादेक और इस खेल में नजर थी ईरान के तेल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे महज कुछ लाख डॉलर्स और चंद भाड़े के दंगाइयों की मदद से एक पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक सरकार को जड़ से उखाड़ा जा सकता है? आज मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूं, जिसे इतिहास में ऑपरेशन एजैक्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, बल्कि हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मिडिल ईस्ट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। कौन थे मोसादेक? क्यों CIA ने इस ऑपरेशन को पहले मना किया लेकिन बाद में मजबूरी में इस ऑपरेशन का हिस्सा भी बना? और कैसे अमेरिका ने दुनिया का पहला तख्ता पलट अपने हाथों से किया? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, UPSC आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब UPSC के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की UPSC टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको UPSC माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी का सेंटर है मोहम्मद मोसादेक, ईरान के वो नेता जो यूरोप से पढ़ लिख कर आए थे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के मुरीद थे। लेकिन जब बात अपने देश के रिसोर्सेज को लेकर आई तो उन्होंने उसी वेस्ट को चैलेंज भी किया। अब सवाल है कि मोसादेक किस रिसोर्स को बचाने की बात कर रहे थे, और क्या मोसादेक वाकई एक शहीद नायक थे या फिर उनकी कुछ गलतियों ने उन्हें CIA और MI6 के जाल में फंसा लिया? यह सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1953 की इस कहानी का पहला चैप्टर लिखा गया 1901 में। ये वो ईरान था जहां के शाह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। इसी ऐशो आराम के लिए इन्होंने अपने देश के फ्यूचर का सौदा ब्रिटेन के हाथों कर दिया। कजार वंश के शासक मुजफ्फर अल दीन शाह ने ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डार्सी को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया। डार्सी को ईरान में तेल ढूंढने का राइट मिल गया। इस काम के लिए आपको पता है शाह को कितना पैसा मिला? सिर्फ $20,000। यही नहीं, डील ये भी हुई कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 16% ईरान को मिलेगा। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपके घर में सोने का संदूक मिले जिसमें हजारों किलो सोना है, उसके लिए आपको कुछ लाख रुपए दे दिए जाए और कहा जाए कि जब सोना बिकेगा तो टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 16% आपको मिलेगा। यह सुनकर आपको ये डील कहीं से भी वैलिड या जायज लगेगी, लेकिन ईरान के शाह को लगी। जनता कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस डील के बारे में भनक तक नहीं थी।
डार्सी की कंपनी को कामयाबी मिलती है 1908 में, जब ईरान के मस्जिद सुलेमान में तेल की खोज हो गई। इस खोज से ब्रिटेन की किस्मत बदल गई। कुछ ही सालों बाद जब पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो ब्रिटेन को समझ आया कि कोयले से अलग अगर नेवी को चलाने के लिए ऑयल मिल जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने पहले ही इसमें बहुत सी हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, जिसे बाद में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी भी कहा गया। इसी कंपनी को बाद में BP या ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम दिया गया। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि ईरान की ज़मीन से निकलने वाले तेल से ब्रिटिश सरकार जितना टैक्स कमा रही थी, उतना पैसा ईरान की सरकार को अपने ही तेल से नहीं मिल रहा था। ध्यान से देखोगे तो ये एक सॉवरेन देश का अपमान है, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में किया कि हमें कच्चे माल की फैक्ट्री और तैयार माल का बाजार बना दिया। हमारे देश का पैसा बहुत सारा ब्रिटेन और दुनिया की बाकी कॉलोनीज में लगा दिया। वैसा ही कुछ ईरान के तेल के साथ हो रहा था। इसी तेल ने फिर आग दी ईरान के राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को। 1940 आते आते ईरान में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। प्रोटेस्ट हो रहे थे जो सवाल कर रहे थे कि अगर ऑयल ईरान के पास है तो ईरान गरीब क्यों है। इसी बढ़ते गुस्से ने एक आदमी को नेता बनाया। इस नेता का नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, वो भी कजार राजवंश से जुड़े हुए थे, लॉ डॉक्टरेट थे। उन्होंने नारा दिया कि शाह को शासन करना चाहिए, राज नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि ईरान का तेल ईरानियंस का है। इसी स्ट्रगल के बीच 1951 में प्रो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रजमारा की हत्या हो गई। इसके चलते मोसादेक की नेशनल फ्रंट पार्टी को संसद में बहुमत मिला। फिर मोसादेक PM बने। इसके तुरंत बाद मोसादेक ने ईरान के लोगों की बात सुनी और 1 मई 1951 को ईरान ने सर्वसम्मति से अपने तेल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया। मोसादेक के इस फैसले से लंदन में खलबली मच गई। सोचिए कि एक छोटे से देश ने ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। ब्रिटेन ने जाहिर है कि इस कदम को अपनी इकोनॉमी पर हमला माना। तुरंत ब्रिटेन ने ईरान पर इकोनॉमिक नाकेबंदी लगा दी। अबादान रिफाइनरी, जो उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, उसे बंद कर दिया गया। ईरान का तेल ऑयल मार्केट से गायब हो गया क्योंकि ब्रिटेन ने धमकी दी कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ईरान की इकोनॉमी पर अब बहुत प्रेशर पड़ने वाला था। बेरोजगारी बढ़ गई और कीमतें आसमान छूने लगी। ये सारा कुछ हो रहा था ईरान के ऑयल को नेशनलाइज करने की वजह से, अपने ही तेल पर कब्जा करने की वजह से। इन सब के बीच ब्रिटिश PM ने शुरू में सोचा कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए, लेकिन तब USA के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने उनको रोक दिया। ट्रूमैन को डर था कि अगर ब्रिटेन ने अटैक कर दिया तो सोवियत ईरान में घुस जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के 2017 में जारी किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ट्रूमैन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हेनरी बायरोड ने ब्रिटिश प्रपोजल को सिरे से नकारते हुए कहा था, आप मोसादेक को हटा सकते हैं लेकिन आपका अपना आदमी वहां पर नहीं टिक पाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पहले इस तख्ता पलट के खिलाफ था, लेकिन सवाल है कि फिर अमेरिका कैसे ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। हुआ ये कि 1953 में अमेरिका में चुनाव होता है और हैरी ट्रूमैन की जगह USA के प्रेसिडेंट बनते हैं ड्वाइट D आइजनहावर। इनके साथ ही CIA के नए डायरेक्टर बनते हैं एलन डालेस। जैसा कि अक्सर होता है, आपने फील किया होगा कि नई सरकार अपने साथ शासन करने की नई अप्रोच लेकर आती है। वैसा ही कुछ USA के साथ हुआ। USA की अप्रोच अब बदल गई थी और इस नई अप्रोच का फायदा उठाता है ब्रिटेन। अब ये कैसे हुआ, चलो समझाता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला जो है वो कंफ्यूजिंग होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो, आइजनहावर की पार्टी कम्युनिज्म के खिलाफ थी। ब्रिटेन ने अमेरिका को इस ऑपरेशन में घसीटने के लिए इसी कम्युनिज्म का डर दिखाया, सोवियत का डर दिखाया। उन्होंने अमेरिका को समझाया कि मोसादेक कमजोर हो रहे हैं और ईरान में कम्युनिस्ट तुदेह पार्टी सत्ता हथिया सकती है। आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन ने तुदेह को लेकर एक बहुत ही अनक्लियर और चिंताजनक साक्ष्यों को बहुत सीरियसली ले लिया। उनके हिसाब से अमेरिकी मकसद सिर्फ तेल नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी पर्शिया की खाड़ी के तेल के क्षेत्रों और सोवियत सीमा के बीच ईरान की भूमिका ज़्यादा बड़ा रीज़न था। तो सवाल है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ तेल के लिए थी या सोवियत संघ के खिलाफ शतरंज की एक चाल थी, या दोनों एक साथ। साल 2013 में डीक्लासिफाई हुए CIA के डॉक्यूमेंट बताते हैं कि USA ने यह जानकर भी तख्ता पलट कराया कि कम्युनिस्ट खतरा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। असल में USA को डर इस बात का था कि अगर ईरान जैसा देश वेस्ट के खिलाफ खड़ा होकर कामयाब हो गया तो बाकी दुनिया में भी उसकी ऑयल सप्लाई का कंट्रोल उसके हाथ से निकल सकता है। बस इसी डर ने जन्म दिया ऑपरेशन एजेक्स को। ऑपरेशन एजेक्स को लीड किया था CIA के एक जासूस
कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर ने। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। रूजवेल्ट अपने साथ नोटों के सूटकेस के साथ तेहरान पहुंचे थे। ऑपरेशन का प्लान क्या था, आप सुनोगे तो लगेगा कि मिशन इम्पॉसिबल चल रही है। CIA ने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का भरोसा जीता। शाह पहले तो डर गए, वो मोसादेक को हटाने का आदेश देने से डर रहे थे, लेकिन CIA और उनकी अपनी जुड़वा बहन राजकुमारी अशरफ ने उन पर इतना प्रेशर डाला कि वो मान गए। 15 अगस्त 1953 की रात कर्नल नसीरी शाह का फरमान लेकर मोसादेक पहुंचे, लेकिन मोसादेक को पहले से ही इस बात की भनक लग गई थी। उन्होंने कर्नल नसीरी को गिरफ्तार किया और तख्ता पलट की पहली कोशिश नाकाम हो गई। शाह घबराकर पहले बगदाद और फिर रोम भाग गए। वॉशिंगटन में CIA के हेडक्वार्टर में मातम छा गया। मैसेज भेजा गया, ऑपरेशन फेल हो गया है, रूजवेल्ट को तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन कर्मिट रूजवेल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मिशन का प्लान B एक्टिवेट किया। यहीं से शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर। रूजवेल्ट ने तेहरान के बाजारों में पैसा फैलाना शुरू किया। CIA ने रिलीजियस लीडर्स, गुंडों और अखबारों के मालिकों को खरीदना शुरू किया। हिस्टोरियन अली रहनुमा अपनी किताब बिहाइंड द 1953 कू इन ईरान में बताते हैं कि शाबान जाफरी जैसे नामी पहलवानों और क्रिमिनल्स को भाड़े पर लिया गया ताकि वो सड़कों पर दंगे भड़का सकें। क्या आप भरोसा करेंगे कि CIA के एजेंट्स ने खुद को कम्युनिस्ट बताकर मस्जिदों पर हमले किए ताकि जो रिलीजियस जनता है वो मोसादेक के खिलाफ हो जाए। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की वो रणनीति थी जिसने पूरे शहर में अराजकता फैला दी। 19 अगस्त 1953 की सुबह तेहरान की सड़कों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। ये वो लोग थे जिन्हें बेबहानी डॉलर्स देकर लाया गया था। CIA ने रेडियो तेहरान पर कब्जा कर लिया। आर्मी के टैंक मोसादेक के घर की तरफ बढ़ने लगे। मोसादेक जो उस वक्त अपने घर में बीमार पड़े थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांद कर भागना पड़ा। शाम होते होते जनरल जाहेदी ने खुद को नया PM डिक्लेयर कर दिया। रोम के एक होटल में चाय पी रहे शाह को जब ये खबर मिली तो उनके शब्द थे, मुझे पता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या वो वाकई प्यार था या CIA की खरीदी हुई वफादारी थी? इस तख्ता पलट की कीमत क्या चुकानी पड़ी ईरान को? ऑफिशियली लगभग 200 से 300 लोग मारे गए। मोसादेक को अरेस्ट किया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 3 साल की जेल के बाद मरते दम तक उनके गांव में नज़रबंद रखा गया। उनके सबसे वफादार साथी विदेश मंत्री हुसैन फातिमी को गोलियों से भून दिया गया। ईरान का ऑयल दोबारा वेस्ट के पास चला गया। एक नया ऑयल कंसोर्टियम बना जिसमें अब सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनीज की भी 40% की हिस्सेदारी थी। ईरान को मुनाफे का 50% तो मिला, लेकिन उसकी जो संप्रभुता थी उसका गला घोंट दिया गया। यहीं पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंट्रोवर्शियल पहलू भी आता है। कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि रे तकेह कहते हैं कि CIA का रोल सिर्फ एक चिंगारी था। असल में ईरानी सोसाइटी खुद मोसादेक से ऊब चुकी थी। वो कहते हैं कि मोसादेक ने संसद को भंग करके खुद को डिक्टेटर जैसा बना लिया था, इसीलिए जनता उनके साथ खड़ी हुई। लेकिन मार्क गैसी और उसकी जैसे स्कॉलर्स ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि बिना विदेशी फंडिंग और प्लानिंग के जनरल जाहेदी जैसे कमज़ोर नेता कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते थे। ये बहस आज भी जारी है कि ईरान की सरकार उस वक्त खुद गिरी थी या उसका कत्ल किया गया था। अब सवाल यह है कि इस तख्ता पलट से मिला क्या? रज़ा शाह पहलवी ने अगले 26 सालों तक ईरान पर रूल किया। उन्होंने अपनी सीक्रेट पुलिस सावाक बनाई जिसे CIA ने ट्रेनिंग दी थी। सावाक ने ईरान के हर डिसेंट को कुचल दिया। जब आप लोकतंत्र के सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो सिर्फ क्रांति का रास्ता बचता है। 1979 की ईरानी क्रांति का बीज उसी दिन बो दिया गया था जब मोसादेक को सत्ता से हटाया गया। आज जब हम ईरान और अमेरिका के बीच की गहरी दुश्मनी देखते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो 1953 में छिपी हुई हैं। 2000 में अमेरिकी विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट ने पहली बार एक्सेप्ट किया था कि 1953 का तख्ता पलट ईरान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2009 में बराक ओबामा ने काहिरा के अपने भाषण में इस घटना का जिक्र करते हुए ईरान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोचिए अगर उस दिन तख्ता पलट ना हुआ होता तो क्या आज का ईरान एक मॉडर्न डेमोक्रेसी होता? क्या तब भी मिडिल ईस्ट में अपनी अस्थिरता होती? हिस्ट्री में अगर और मगर की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को किस तरह चुकानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर एक और बात सुननी पड़ेगी। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि देखो हाय ईरान के साथ क्या हुआ, हाय ईरान के साथ क्या हुआ।
आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी देश जब अपने इंटरनल खतरों से जूझ रहा होता है तो अक्सर उसका फ़ायदा कोई और उठा लेता है। आज जो ईरान कर रहा है या खामेनेई की जो भी पॉलिसीज़ रही हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की, वो किसी भी दिन माफ़ी के काबिल नहीं है। उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, उनको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और देश ये तय करने लगेगा कि दूसरे देश में क्या होगा और क्या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कई बार ये बात कही गई कि ईरान को लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। बात यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर या हार्ड कॉर्नर की नहीं है, बात इस अंडरस्टैंडिंग की है कि क्या आप किसी देश के फॉरेन इंटरवेंशन को धर्म के चश्मे से तो नहीं देखते। बाकी मैंने अपनी बात रख दी, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।